बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के 9th चैप्टर के मसला नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। मसले की स्टेटमेंट है, दायरे के मरकज़ से किसी वतर की तनसीब करने वाला किता ख़त वतर पर अमूद होता है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ जो कुतर ना हो, ये वजाहत है कि वतर जो है आपका पास सेंटर में से पास नहीं करना चाहिए। वतर जो है ऐसा किता ख़त होता है जो दायरे के मुहीत पर कोई से दो नकात को मिलाए। जैसे कि ए बी अगर दायरे के मुहीत पर कोई दो नुक्ते हैं जैसे, तो इन दोनों को मिलाने वाला किता ख़त जो है ये वतर कहलाएगा। इसी तरह कुतर ये भी दायरे के मुहीत पर दो नकात को ही मिलाता है, जैसे कि यहाँ पे सी और डी है, लेकिन इसमें एक इजाफी क्वालिटी होती है कि ये सेंटर में से पास करता है। तो अगर वतर जो कोई भी वतर अगर सेंटर में से पास कर जाए तो वो कुतर कहलाता है। तो चलें पहले मसले की स्टेटमेंट में जो चीज़ें आपको मालूम है वो ये हैं, दायरा है, मरकज़ है, वतर है और वतर की तनसीब करने वाला किता ख़त है। ये चीज़ें मालूम है। तो सबसे पहले हमने जैसे कि फिगर में फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक दायरा जिसका मरकज़ ओ ले लेते हैं। तो हमें मालूम में फिर फिगर में जो हम अल्फ़ाबेट यूज़ करें उनको साथ साथ लिखना होता है। यानी आपके स्टेटमेंट में जो गिवन है उसमें और जो आप गिवन लिखते हैं उसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि उसमें जनरल लिखा हुआ होता है। आप स्पेसिफिक फिगर बना के उस फिगर में फिगर को नेम दे के उन नेम के हवाले से मालूम लिखते हैं। जैसे कि वैसे तो ऊपर था दायरे के मरकज़ से, मतलब दायरा गिवन था, लेकिन यहाँ पे जब आपने फिगर बनानी है तो उसमें सेंटर दायरे के मरकज़ को कोई ना कोई नाम देना है। तो जो नाम दिया है वो हमने मालूम में लिखना है, एक दायरा जिसका मरकज़ ओ है। उसके बाद दूसरी चीज़ गिवन है कि कोई वतर है, दायरे का वतर है जो कुतर नहीं है, यानी ऐसा वतर है जो मरकज़ में से पास नहीं करता। तो हमने उसको नाम दे लिया ए बी और उस पर उसकी तनसीब नुक्ता एम वतर ए बी की तनसीब करता है, ये भी वजाहत कर दी। उसके बाद लिखते हैं मतलूब। मतलूब में हमें ये है कि मरकज़ से वतर की तनसीब करने वाला किता ख़त वतर पर अमूद होता है। यानी हमने ये किता ख़त ओ एम ले लिया और वतर ए बी है। इस तरह से ओ एम परपेंडिकुलर ए बी हमारा यही मतलूब है। अमल में हम करते हैं नुक्ता ए और बी को नुक्ता ओ से मिला लेते हैं, यानी मरकज़ से मिला देते हैं। इस तरह हमारे पास दो मसलसें जो हैं वो बन जाएंगी। उन मसलसों को हम नेक्स्ट बराबर साबित करके और वहाँ से अपना मतलूबा हदफ जो है वो हासिल करेंगे। हमारा मतलूबा हदफ यानी मतलूब जो इस मसले का वो ये है कि ओ एम अमूद है ए बी। सबसे पहले हम सबूत की तरफ चलते हैं। सबूत में दो हिस्से बयानात और दलाइल। तो शक्ल में हमें दो मसलसें नज़र आ रही हैं, एक मसलस ओ एम, दूसरी मसलस ओ बी एम। इन दोनों मसलसों की मुताबिकत में तो आगे इसके मैंने डॉटेड लाइन लगाई हुई है। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि डॉटेड लाइन लगाएं ताकि आप अपने जो बयानात हैं उनके दलाइल उनके सामने ही लिखें, ना कि ये थोड़ा गड़बड़ कर दें कि पहली लाइन का पहले बयान की जो दलील है वो ऊपर लिख दें डॉटेड लाइन की जगह और उस पर सारे के सारे बयानात दलाइल डिस्टर्ब हो जाएं। इस तरह से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो डॉटेड लाइन लगाएंगे तो इस तरह से ये इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहला बयान हम देते हैं कि एक दायरा, सबसे पहला हम बयान देते हैं कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी। जैसा कि आपको शक्ल में नज़र आया, ओ ए बी दायरे का रदास है और ओ बी दायरे का रदास है। तो उसकी दलील फिर यही होगा, एक ही दायरे के रदास, क्योंकि एक दायरे के तमाम रदास बराबर होते हैं। तो इसलिए ये हमारी दलील जो है अनाफ है कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी। दूसरी दलील हम देते हैं ए एम इज़ इक्वल टू बी एम, क्योंकि हमने मालूम में ये कहा है कि नुक्ता एम जो है वतर ए बी की तनसीब करता है, यानी उसके दरमियान में है। तो इससे फिर लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों लेंथ्स जो हैं वो सेम होंगी। तो इसकी दलील मालूम ये देते हैं कि हमें मालूम में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मुश्तरक नेक्स्ट जो है उसके बाद हम कहते हैं कि ओ एम इज़ इक्वल टू ओ एम, यानी दोनों ट्राइंगल्स में एक लाइन जो है, लाइन सेगमेंट जो यानी एक साइड जो है वो कामन है इसका, और यही इसकी दलील है इक्वल होने के लिए कि कामन तीन चीज़ जो है वो बराबर ही होती है। कामन से मुराद मेरा मुश्तरक है। उसके बाद
मैं इन तीनों दलीलों को इन तीनों बयानों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल जिसकी हमने शुरू में मुताबिकत ली है वो इक्वल होंगी, यानी मसलस ओ एम कॉन्ग्रुएंट मसलस ओ बी एम। इक्वल की बजाय हम कॉन्ग्रुएंट यानी कि मुतमासिल का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, और इसकी जो वजह है इक्वल होने की यानी दलील वो ये है कि हमने पहली मसलस के तीनों ज़िला को दूसरी मसलस के तीनों ज़िला के इक्वल साबित कर दिया। तो ज़िले को साइड, और यहाँ पे हम ज़िला 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 लिखने की बजाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट साइड साइड साइड, यही दलील इसकी दे देते हैं। तो नेक्स्ट, अगर दो मुसलसल मुतमासिल हैं तो उनकी तमाम चीज़ें मुतमासिल होंगी, यानी यहाँ से ज़ाविया एक और ज़ाविया दो भी मुतमासिल होंगे। यानी ज़ाविया एक पहली मुसलस में और ज़ाविया दो मुतनाज़रा दूसरी मुसलस में, और ये दोनों मुतमासिल होंगे। इनको हमने मसावात एक का नाम दे देना है। इसके बाद हम एक और जो वेल नॉन फैक्ट है वो लिखते हैं कि किसी भी लाइन से हम स्टार्ट हों और वापस उसी लाइन पे घूम के आ जाएं तो हमने 180 का एंगल जो है वो कवर किया। और यहाँ पे आपको शक्ल में नज़र आ रहा है ज़ाविया एक और ज़ाविया दो, ये एक ही लाइन यानी जिस वतर से स्टार्ट होकर वापस वतर तक दोनों ज़ाविये जो हैं मुकम्मल करते हैं, दायरा मुकम्मल कर रहे हैं, तो इसलिए इनका मजमुआ 180 होगा। तो जो दो ज़ाविये जिनका मजमुआ 180 हो यानी 180 हो तो उनको कहा जाता है सप्लीमेंट्री ज़ाविये, और अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनको हम कहेंगे मुतसिला सप्लीमेंट्री ज़ाविये। यानी ये एक और दो आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए इनको मुतसिला, इसकी दलील मुतसिला सप्लीमेंट्री ज़ाविये दे रहे हैं। अब अगर इन दोनों मसावातों को मसावात एक, इसी तरह नेक्स्ट अगर हम मसावात एक और मसावात दो को हल करें तो हल करने के बाद हमें नतीजा ये मिलेगा कि ज़ाविया एक का जवाब भी 90 आ जाएगा, ज़ाविया दो का भी, तो जिसको हम लिख रहे हैं ज़ाविया एक बराबर ज़ाविया दो बराबर 90 डिग्री। तो बस ये अगर ये 90 के इक्वल हो तो हम ये कह सकते हैं कि ओ एम की ताकत वतर ए बी पर मौजूद है, यानी ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, यही हमारा मतलब था।